हेलो स्टूडेंट, तरुण स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन बायोलॉजी का 6 लेसन कर रहे थे। 6 लेसन के अंदर 2 पार्ट हो गए थे, आज 3rd पार्ट है। 2 पार्ट था, उसके अंदर पादपों के अंदर जल प्रवाह तक कर लिया था। आज अपन जो पादपों के अंदर जल प्रवाह है, जो जल प्रवाह है उसे कितने पथ है या अनुसरण है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि पार्श्व प्रवाह है वो 3 पथों के द्वारा कंप्लीट होता है। तो 3 पथ है, उनके अंदर है अपलवक पथ, सैलवक पथ एवं रसदानीय पथ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एपोप्लास्ट पैथवे या अपलवक पथ। देखिए एपोप्लास्ट पैथवे, जब जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति एवं कोशिकाओं के बीच उपस्थित अंतर कोशिकीय स्थलों से होते हुए होता है तो इस मार्ग को अपलवक पथ कहते हैं। यानी अपलवक पथ के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, निर्जीव कोशिका भित्ति एवं कोशिका सजीव जो कोशिका होती हैं उनके बीच में उपस्थित अंतर कोशिकीय स्थल होते हैं और उन स्थलों से जब जल का प्रवाह होता है तो उसे अपन एपोप्लास्ट पैथवे कहते हैं। इस मार्ग में जल का प्रवाह अनियंत्रित व विसरण द्वारा होता है। यानी इसके अंदर जो जल का प्रवाह होता है उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। मूल की अंतः त्वचा की कोशिका भित्तियों पर सुबेरिन युक्त कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है, जिसके कारण अंतः त्वचा में अपलवक पथ द्वारा जल प्रवाह नहीं होता है। यानी जो मूल त्वचा पाई जाती है, त्वचा की जो अंतःत्वचा है, मूल की जो अंतःत्वचा है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, अंतःत्वचा की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है उस पर सुबेरिन का जमाव हो जाता है। सुबेरिन का जमाव हो जाता है तो उन्हें अपन कैस्पेरियन पट्टियां कहते हैं और उन कैस्पेरियन पट्टियों के कारण जल का प्रवाह नहीं होता है। अंतःत्वचा की कोशिकाओं में जल का प्रवाह कोशिका कलाओं द्वारा होता है। जल प्रवाह के इस मार्ग को पार कला पथ कहते हैं। अब जो मूल के अंतःत्वचा की कोशिकाएं होती है तो उनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है या कोशिका कला, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला होती है उसके द्वारा जल का प्रवाह होता है। और जो कोशिका झिल्ली होती है उसे अपन पार कला भी कहते हैं, इसलिए इसे अपन पार कला पथ भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अपना सिम्प्लास्ट पैथवे या सैलवक पथ। जब जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य तंतुओं या जीव द्रव्य से होते हुए होता है तो जल प्रवाह के इस मार्ग को सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। यानी जब 2 कोशिकाओं के बीच में जो जल का प्रवाह है वो जीवद्रव्य तंतु या जीवद्रव्य से होते हुए होता है तो उसे अपन सिम्प्लास्ट पथ या सैलवक पथ कहते हैं। जल प्रवाह का यह मार्ग अधिकतम प्रतिरोध वाला एवं सजीव पथ होता है। इस पथ में जल प्रवाह के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस पथ में प्रासरण द्वारा जल प्रवाह होता है। यानी जो एपोप्लास्ट पथ था उसके अंदर विसरण के द्वारा होता है, इसके अंदर प्रासरण के द्वारा होता है, क्योंकि प्रासरण के अंदर एक झिल्ली की आवश्यकता होती है और वो पारकला झिल्ली इसके अंदर पाई जाती है। 2 कोशिकाओं के बीच में जो झिल्ली होती है उसके द्वारा होता है और इसमें सबसे अधिक प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध होगा तो ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। 3rd नंबर पे आता है अपना वैक्यूलर पैथवे या रसदानीय पथ। जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल प्रवाह जीव द्रव्य कला टोनोप्लास्ट एवं रसधानी से होते हुए गुजरता है तो जल प्रवाह के इस पथ को रसदानीय पथ कहते हैं। यह रसदानीय पथ है, उसके अंदर क्या होता है कि एक कोशिका से जो दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह होता है
तो सबसे पहले जीवद्रव्य कला के बाद में जो अंदर की ओर टोनोप्लास्ट झिल्ली पाई जाती है, टोनोप्लास्ट झिल्ली और रसदानी से होते हुए दूसरी कोशिका में जाता है, तो उसे अपन रसदानी पथ या वेक्यूलर पैथवे कहते हैं। जब प्रवाह के इस पथ में जल प्रासरण द्वारा प्रवाहित होता है, यानी जल प्रवाह का जो यह पथ है इसके अंदर भी प्रासरण की क्रिया होती है, क्योंकि झिल्ली इसके अंदर भी पाई जाती है और ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ये अपने तीनों जो मार्ग थे वो तीनों मार्ग हो गए। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहला था अपना एपोप्लास्ट पथ। अब एपोप्लास्ट पथ है वो देखिए, ये घूम करके जो निर्जीव कोशिका भित्ति है उसी के द्वारा अंदर से बाहर जो कोशिका भित्ति होती है और ये अंदर वाली ये जो कोशिका है इसके बीच से जा रहा है, वो हो गया अपना एपोप्लास्ट पथ। सेकेंड नंबर पे था अपना सिम्प्लास्ट। ये अपनी जो कोशिका है ये बीच में वैक्यूल है, तो ये एक कोशिका से जो कोशिका झिल्ली होती है उससे गुजर करके दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका, यानी जीवद्रव्य से, ये जो जीवद्रव्य है इसे जीवद्रव्य से होते हुए ये जाता है, तो इसे कहते हैं अपन सिम्प्लास्ट पैथवे। थर्ड नंबर पर था अपना वेक्यूलर पैथवे। वेक्यूलर पैथवे के अंदर एक कोशिका से दूसरी कोशिका, लेकिन इसके अंदर जो टोनोप्लास्ट यानी जो ये वैक्यूल है, वैक्यूल की ये जो टोनोप्लास्ट है या रिक्तिका की जो झिल्ली है उस झिल्ली से होते हुए यह जल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जाता है। इस प्रकार से पादप कोशिकाओं में जल संचलन के 3 प्रमुख मार्ग है वो दर्शाए गए हैं। जल आगे है कि जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कि जल अवशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो जल अवशोषण को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है अपना अवेलेबल सॉइल वाटर, यानी प्राप्य मृदा जल, कि जो मृदा जल है वो किस प्रकार से जल के प्रवाह को प्रभावित करता है। तो देखिए कोशिका जल ही प्राप्य मृदा जल है जो सुगमता से पादपों को उपलब्ध होता है, यानी जो यहाँ पे केशिका है, यानी जो मृदा के अंदर जो केशिका जल होता है वही प्राप्य मृदा जल होता है जो पादप आसानी से उपलब्ध करते हैं। जब गुरुत्व बल द्वारा मृदा से जल निष्कासन के बाद में भी मृदा में जो जल की मात्रा शेष रह जाती है उसे मृदा की जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता कहते हैं। यानी गुरुत्व बल के द्वारा जल है वो मृदा के अंदर चला जाता है, लेकिन उसके बाद में भी ऊपर मृदा के अंदर कुछ जल की मात्रा शेष रह जाती है और उसे ही अपन मृदा की जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता कहते हैं। जब उगे हुए पादपों की पत्तियों पहली बार स्थायी मुरझान या मलानी प्रदर्शित करती है तब मृदा जल की जो प्रतिशतता होती है उसे स्थायी मुरझान प्रतिशतता कहते हैं। यानी कोई भी पादप है वो उगा हुआ है और उसकी पत्तियां हैं वो पहली बार यदि मुरझा जाती है तो उसे अपन मृदा जल की स्थायी मुरझान प्रतिशतता कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है अपना सोइल इरेशन या मृदा वातन। देखिए मृदा वातन के अंदर पादपों में पर्याप्त मात्रा में जल अवशोषण के लिए यह आवश्यक है कि मृदा वातन अच्छा हो। एग्जाम्पल है दोमट मृदा। जब मृदा जलाक्रांत होती है तो मृदा वातन के अभाव में जलावशोषण बहुत ही कम या नगण्य हो जाता है। यानी मृदा वातन का अर्थ यह है कि मृदा के अंदर वायु की अच्छी तरह से उपलब्धता होनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी मृदा है वो होती है दोमट मृदा। और जब जलाक्रांत यानी कि जल अधिक मात्रा में हो जाता है, तो जब जल अधिक मात्रा में हो जाता है तो जल अवशोषण की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। थर्ड नंबर पे आता है सॉइल टेम्परेचर या मृदा तापमान। जब मृदा तापक्रम अनुकूल तापक्रम यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच से कम या अधिक होता है तो जल का अवशोषण भी कम होता है। यानी पादपों के लिए एक अनुकूल टेम्परेचर होता है 20 डिग्री से 30 डिग्री। इससे तापमान कम हो या अधिक हो तो भी मृदा का जो तापमान है अगर वो
अनुकूल तापमान नहीं होता है तो जल अवशोषण की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। 4 नंबर पे अपना कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, मृदा विलयन की सांद्रता। जब मृदा में खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है तो मृदा विलयन की सांद्रता भी अधिक होती है। अधिक सांद्र मृदा विलयन होने पर जल का अवशोषण कम होता है। जब मृदा विलयन तनु होता है तो जल अवशोषण तीव्र होता है। यानी मृदा विलयन की सांद्रता के अंदर है कि विलयन जितना अधिक सांद्र होगा उतने ही उसके अंदर जल अवशोषण की जो मात्रा है वो कम होगी, और जितना विलयन तनु होगा, यदि विलयन तनु है तो जल अवशोषण भी तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रसारोहण या एस्केंट ऑफ सैप, वो अपन कल करेंगे।